क्या आपने कभी किसी चिड़िया का पिंजरा देखा है या एक्वेरियम की मछलियां? जब आप उनको देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना कि ये आराम से रह रही हैं, आ, मन मर्जी से अपना घूमे जा रही हैं एक्वेरियम में, टाइम पे खाना मिल रहा है। इसी तरह चिड़िया जो पिंजरे में होती है, आप टाइम पे उसको खाना देते हैं, पानी देते हैं, धूप दिखाते हैं। लोग बैल्कनी में इन पिंजरों को टांग देते हैं कई बार, या फिर घर के अंदर रख लेते हैं या छत पे टांग देते हैं, और उनको लगता है कि अरे चिड़िया कितनी खुश है हमारे साथ। या कई बार वो तोते छोटे छोटे मिट्ठू, पर क्या सही में वो खुश हैं? अगर आपको लगता है कि टाइम पे खाना देना, पानी देना, ये एक चीज उनको सेटिस्फाइड कर रही है उस पिंजरे के अंदर, तो शायद ये बहुत गलत है। हर पंछी उड़ना चाहता है। नेचर ने, प्रकृति ने उसको उड़ने के लिए, आजाद रहने के लिए ही बनाया है। जब इंसानों के ऊपर रूल्स लगाए जाते हैं, कानून लगाए जाते हैं, और उनको वो करने से रोका जाता है जो वो कर सकते हैं या करना चाहते हैं, तो क्वेश्चन उठता है लिबर्टी का, स्वतंत्रता का। स्टूडेंट, वेलकम टू नेट क्रैकर्स। मैं अनुराग शर्मा इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के एक ऐसे ही कॉन्सेप्ट जिसको आप लिबर्टी कहते हैं, उस पर बात करने जा रहे हैं। और ये छोटी सी जो पिक्चर है, जहां ये एक हाथ जिसने जंजीरें तोड़ दी हैं, कुछ इसी तरह की बात सदियों से थिंकर करते आए हैं। चाहे वो प्लेटो हो, एरिस्टोटल हो, या मौजूदा समय में रहने वाले थिंकर, इन सब ने ही मानव स्वतंत्रता की, ह्यूमन लिबर्टी की बातें की है। बट लिबर्टी का कॉन्सेप्ट कितना सिमिलर है फ्रीडम के कॉन्सेप्ट से, ये क्वेश्चन हमेशा उठता रहा है। क्या फ्रीडम और लिबर्टी एक ही है? बहुत सीधे शब्दों में अगर समझे तो एक फ्रीडम जो है वो इंडिविजुअल के उस सेंस से जुड़ा हुआ है जहां वो हर चीज से फ्री है। बट जब आप लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट एक स्फीयर के अंदर आ जाता है जिसका नाम है स्टेट, राज्य। और राज्य के कानून, राज्य की कानून व्यवस्था। मौजूदा समय में भी जो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग तरह से डिमांड होता रहता है। बहुत सी ऐसी थ्योरीज जो आज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थ्योरी हैं, चाहे वो फेमिनिज्म ही क्यों ना हो, लिबर्टी के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बेस्ड है। आज जितने भी राइट्स आप देखते हैं, ये राइट्स की बातें आप सुनते हैं, चाहे वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं, सोशल राइट हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, रिलीजियस राइट्स में भी इवन लिबर्टी की, इंडिविजुअल की जो स्टैंड है उसकी डिमांड होती रहती है। हमने जॉन लॉक का नाम सुना है, उनके आइडियाज को पढ़े हैं। पर यहाँ पर जॉन लॉक से भी पहले ऐसे थिंकर रहे हैं, और मौजूदा समय में भी ऐसे बहुत से थिंकर हैं जो लिबर्टी को प्राइम कंसर्न रखते हैं। देखिए, अगर हम राज्य को समझें, राज्य के अस्तित्व को समझें, स्टेट का ओरिजिन, स्टेट की एग्जिस्टेंस, उसकी इंपॉर्टेंस को समझें, तो क्या आप किसी भी स्टेट को इमेजिन कर सकते हैं विदाउट ह्यूमन बीइंग्स? अगर ऐसा है कि स्टेट इमेजिनेशन विदाउट ह्यूमन बीइंग्स पॉसिबल नहीं है, तो इंडिविजुअल जिसके लिए स्टेट बनाया गया है, या इंडिविजुअल जो स्टेट में आया है ये सोच के कि वो सब चीजें एक्सरसाइज कर पाएगा जो स्टेट के बिना एनार्कियल सिचुएशन में, अराजकता के समय में वो हासिल नहीं कर सकता था, तो फिर उसको क्यों रोका जा रहा है? बट लिबर्टी की डेफिनेशन क्या हो और किस हद तक लिबर्टी सही या गलत कहलाएगी, इस चीज पे जब क्वेश्चंस उठे, थिंकर्स ने सोचना स्टार्ट किया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी जैसे एस्पेक्ट्स हमारे सामने आ गए। कुछ ऐसे थिंकर्स थे जिन्होंने कहा कि भाई स्टेट मिनिमल है, इंडिविजुअल जो है सुप्रीम है। कुछ ने कहा कि नहीं, स्टेट को अगर बनाए रखना है, इंडिविजुअल अपनी फ्रीडम को एक्चुअली एक्सरसाइज करना चाहता है, तो उसे स्टेट के अंदर रह के रूल्स को, रेगुलेशंस को मानना पड़ेगा, और उसकी जो फ्रीडम है वो उतने हद तक ही ठीक है जितने हद तक वो दूसरों की फ्रीडम को डिस्टर्ब ना करे या हैम्पर ना करे। आप आज के समय में इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर ऐसे हजारों लाखों लोगों को देखते हो जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर और पब्लिक फिगर कहते हैं। और जब आप ये देखते हैं कि वो कर क्या रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक सिविलाइज्ड पर्सन होने के नाते आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क उठता है कि ये क्या हो रहा है। कई बार इस तरह की रील्स आती हैं जहां पर लोग अपनी गाड़ियों की छतों पे खड़े हैं, फायर क्रैकर्स जला रहे हैं चलती गाड़ियों से, इवन लोगों के ऊपर फायर क्रैकर्स छोड़ रहे हैं। ठीक है। कई बार अजीब अजीब सी रील्स आती हैं कि लोगों ने एक फ्लाईओवर के बीचों बीच गाड़ी लगा दी है और पूरा ट्रैफिक स्टक हो गया क्योंकि वो वहां पर खड़े होकर केक काट रहे हैं अपना। अब इस तरह की चीजें जब हम देखते हैं, तो मौजूदा समय में भी जो लिबर्टी है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि जो इंडिविजुअल राइट्स हैं वो किस हद तक सीमित रखे जाएं और किस हद तक उनको एक्सपेंड किया जाए कि इंडिविजुअल फ्री भी रहे और बाकी सबकी जो लिबर्टी है, जो फ्रीडम है, वो भी मेंटेन रहे। आज का ये टॉपिक पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। आज इस टॉपिक को हम समझेंगे कि लिबर्टी होती क्या है, किसको आप स्वतंत्रता कहते हैं,
इसका हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है वो क्या है, करंट टाइम में कितनी फॉर्म्स में आप लिबर्टी को समझते हैं या पढ़ते हैं, उन सब के ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले लिबर्टी पे आते हैं हम और उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स के साथ शुरुआत करते हैं। ऑल दो अगर लिबर्टी वर्ड की बात की जाए, एक पर्टिकुलर वर्ड को समझा जाए, तो जो लिबर वर्ड है विच मीनिंग अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, दैट मीन्स किसी भी तरह की रुकावट को हटा देना। कई जगह लिबर वर्ड की जगह आपको लिब्रा वर्ड पढ़ने को मिलेगा जिसके साथ लिखा होता है फ्री मैन। लेजोस्फेयर का जो कॉन्सेप्ट बेसिकली हमारे सामने आता है, अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग टाइम पे अलग अलग थिंकर्स ने लिबर्टी को अपने हिसाब से डिफाइन किया है, डेफिनेशंस दी हैं। बट इसके हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट्स को अगर हम समझे तो एंशिएंट सिविलाइजेशन जो पाश्चात्य समय था उस समय में सोक्रेटिस के आइडियाज, प्लेटो और एरिस्टोटल, इन तीन थिंकर्स के आइडियाज में आपको लिबर्टी और इंडिविजुअल की इंपॉर्टेंस की बातें समझने को मिलती हैं। ऑल्दो सोक्रेटिस ने डायरेक्टली कुछ नहीं कहा, प्लेटो ने ही उनके आइडियाज को रिपब्लिका और अपनी बाकी राइटिंग्स के थ्रू सबके सामने रखा था। बट प्लेटो भी जब अपना स्टेट इमेजिन करते हैं तो रेवोल्यूशन जैसे कॉन्सेप्ट्स को देखे जाते हैं। वहीं पर एरिस्टोटल की बात की जाए तो इन सभी थिंकर्स ने भी लिबर्टी की इंपॉर्टेंस को समझा था। और यहाँ तक कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसे कॉन्सेप्ट्स भी आपको एरिस्टोटल के आइडियाज में सुनने को पढ़ने को मिलेंगे। अगर रोम की बात के साथ करी जाए, उस समय ऑल्दो ग्रीस से तीन थिंकर्स से, रोम की बात की जाए तो लिबर्टस वर्ड जो था वो लीगल स्टेटस ऑफ सिटीजन एंड देयर प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्री रूल्स, ये पॉइंट रोम में भी उस समय डिस्कस होने लगे थे। अब देखिए तीन अलग अलग फेज हम लोग जानते हैं, एंशिएंट टाइम, मिडिवल एरा एंड देन दी मॉडर्न वर्ल्ड। अब इन तीनों टाइम्स में लिबर्टी और इंडिविजुअल फ्रीडम के जो पर्सपेक्टिव्स थे उनमें काफी चेंजेस आ गए। आज से 2000 साल पहले आप ये नहीं कह सकते थे कि भाई मेरा फंडामेंटल राइट ये है, मेरा जो है पॉलिटिकल राइट ये है, या मेरा सोशल राइट ये है। बट आज आप इनको कह भी सकते हैं, आप इनकी जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं उनको भी डिफाइन कर सकते हैं, और इनके जो एक तरह से स्टेट से दिए गए जो रूल रेगुलेशन है आप उनको भी डिस्कस कर सकते हैं। बट एक समय ऐसा था जब ये इतना ज़्यादा ब्रॉड सेंस में नहीं था, क्योंकि मोस्टली मोनार्कियल स्टेट्स जो हुआ करते थे वहाँ पर इस तरह की चीज़ों की कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी। रिलीजियस अगर इन्फ्लुएंस की बात करें तो बहुत से थिंकर्स उसमें भी आए। सेंट ऑगस्टिन ने एम्फसाइज द इनर फ्रीडम एज द कॉर्नरस्टोन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। अब जब एक ऐसा एरा आया, मिडिवल एरा के जस्ट पहले ये स्टार्ट हो गया था और मिडिवल एरा के लास्ट तक चला, जब चर्चेस का काफी रूल हुआ करता था पूरे यूरोप के अंदर, और उस समय जो रिलीजियस इन्फ्लुएंस था वो बहुत ज्यादा था। इंडिविजुअल लिबर्टी लगभग ना के बराबर आप मान सकते हैं, जो कहा जाता था चर्चेस के द्वारा वही लोग फॉलो करते थे। और ये सिर्फ यूरोप में नहीं था, इस तरह की चीजें एंशिएंट इंडिया में भी थी, जहां पर जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी या जो रिलीजियस रूल्स थे वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट थे। फिर आता है इस मिडिवल एरा के लास्ट में एकदम एनलाइटमेंट का एरा, जिसको आप पुनर्जागरण या रेनेसा के नाम से जानते हैं। उस समय थिंकर्स की तो बाढ़ आ गई। लॉक, मॉन्टेस्क्यू, जीन जैकब रूसो, इमैनुअल कैंट, इस तरह के थिंकर वन बाय वन हमारे सामने आए। हम जॉन लॉक की बात करें तो इनको फादर ऑफ लिबर्टी भी कहा जाता है। इन्होंने जब अपने स्टेट की इमेजिनेशन रखी तो एक थ्योरी इन्होंने रखी थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, और जिस थ्योरी के अंदर स्टेट एक तरह से मिनिमल नजर आता है आपको, और इंडिविजुअल राइट्स या इंडिविजुअल फ्रीडम काफी बड़ी हो जाती है। तीन तरह के राइट्स को ये डिफाइन करते हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू प्रॉपर्टी बेसिकली। ठीक है, अब ये वो दौर था, ये वो टाइम था जब ना सिर्फ पॉलिटिकल ऑर्डर्स चेंज हो रहे थे, बल्कि जो इंडिविजुअल की सिचुएशन है इन पॉलिटिकल ऑर्डर्स में उसकी इंपॉर्टेंस एक तरह से बढ़ती जा रही थी। वो इसलिए भी था क्योंकि इससे पहले जितने भी थिंकर आए उन्होंने स्टेट को सुप्रीमेसी दी और इंडिविजुअल को उन्होंने मिनिमल रखा। बट जब जॉन लॉक जैसे थिंकर हमारे सामने आते हैं तो स्टेट के एग्जिस्टेंस के होने या ना होने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इंडिविजुअल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं अपनी राइटिंग्स के अंदर, जिसका रिजल्ट ये था कि इंडिविजुअल फ्रीडम जो थी वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो गई इन आइडियाज के अंदर, और गवर्नमेंट की जो पावर है वो लिमिटेड होके रह गई। क्लियर? आज के दौर में भी अगर आप बात करें तो भारत का भी अगर हम सिनेरियो डिस्कस करें तो इंडिया के अंदर भी आपने देखा कि जब 1947 में भारत को आज़ादी मिली और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बन के तैयार हो गया तो उसके बाद फंडामेंटल राइट्स को कितनी इंपॉर्टेंस दी गई। संविधान का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है
जिसके लिए स्पेसिफिकली कोई ऐसा आर्टिकल रखा गया हो जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा हो। बट यहाँ आर्टिकल 32 आपके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, इसलिए उसको हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो ये बताता है कि किस तरह से इंपॉर्टेंस ही बढ़ी। मॉडर्न टाइम की बात की जाए तो अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन बड़ा एग्जाम्पल था। स्पेशली फ्रेंच रेवोल्यूशन की अगर बात करें तो भले ही फ्रेंच रेवोल्यूशन सक्सेसफुल नहीं हुआ जिस तरह से इसको होना चाहिए था, बट एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ा जनरेशनल आप कह सकते हैं तबका जो कि थिंकर क्लास से बिलोंग करता था, उनके अंदर अवेकिंग आई इस चीज को लेकर, और उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे फ्रेंच रेवोल्यूशन को इस्तेमाल किया अपने आइडियाज में, ताकि वो अपने मैसेज को, इंडिविजुअल फ्रीडम को आगे बढ़ा सके। चाहे वो कार्ल मार्क्स की बात आप करें या फिर आगे जाके हैना एरेंट भी अपने विचारों में फ्रेंच रेवोल्यूशन का जिक्र करती हैं। यहाँ पे देखिए, यूएस डिक्लेरेशन ऑन इंडिपेंडेंस 1776, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन 1789, इस तरह के बड़े जिस तरह से आप कह सकते हैं ट्रीटी या एग्रीमेंट्स हमारे सामने आए। ठीक है, इवन जब यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया तो ह्यूमन चार्टर जब रखा गया सामने, तो उसका एक बड़ा पर्पज ये था कि जो इंडिविजुअल फ्रीडम है, इंडिविजुअल की जो पोजीशन है, उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। अगर बात की जाए अब मोस्ट इन्फ्लुएंशियल या मेजर जो आप कह सकते हैं एक्सपोनेंट रहे लिबर्टी के, ठीक है, और उनकी मेन राइटिंग्स की बात की जाए तो पहला नाम हमारे आगे जॉन लॉक ही आता है। 1632 से 1704 का टाइम था। इनकी सबसे फेमस जो राइटिंग है वो है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, 1689 में ये पब्लिश हुई। इस राइटिंग के अंदर जॉन लॉक पर्टिकुलरली, देखिए, फादर ऑफ लिबरलिज्म या फादर ऑफ लिबर्टी नहीं कह सकते हैं, he championed individual right, private property and the social contract, which is the main theory। social contract, सामाजिक संविदा सिद्धांत जब इन्होंने दिया तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको माना जाता है। अब जॉन लॉक के विचारों ने एनलाइटमेंट की जो एक तरह से आप कह सकते हैं वेव चली थी, ऑल्दो मैकियावेली के टाइम से ही आप कह सकते हैं एनलाइटमेंट के विचार आगे आ गए थे। जीन बुडीन आते हैं, थॉमस हॉब्स आते हैं, फिर जॉन लॉक आते हैं। थॉमस हॉब्स पे लिबर्टी पे काफी कुछ बोल के जाते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे यहाँ पर। बट हर किसी थिंकर का पर्सपेक्टिव अलग, जो मेन स्ट्रीम थ्योरीज हैं लिबरलिज्म, रियलिज्म, आइडियलिज्म, इस हिसाब से थिंकर जो है लिबर्टी को अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं। अब जॉन लॉक के बाद हमारे जो अगले थिंकर आते हैं जो लिबर्टी के अपने आइडियाज के लिए जाने जाते हैं, ऑल्दो इनको सीरीज में पहले आना चाहिए था, वो है थॉमस हॉब्स। लेविएथन इन्होंने लिखी। हॉब्स took a different view, arguing that the liberty requires a strong centralized authority to prevent the chaos of state of nature। अब ये देखिए, जिन्होंने थॉमस हॉब्स को डिस्कस किया है या पढ़ा है कभी भी, थॉमस हॉब्स जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को देते हैं, ये पहले थिंकर हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पे बात करने वाले, तो एक टर्म का इस्तेमाल होता है स्टेट ऑफ नेचर, प्राकृतिक अवस्था। ये स्टेट ऑफ नेचर स्टेट के बनने से पहली प्री कंडीशन को कहा जाता है, और वो सिचुएशन को जब ये समझाते हैं तो उसको एनार्कियल, अराजकता का समय बोलते हैं। ठीक है, ये कहते हैं उससे निकल के जब आप स्टेट में आ गए हो तो एक स्ट्रॉन्ग स्टेट, सेंट्रलाइज अथॉरिटी चाहिए जो किसी भी तरह के क्योस को, जो कि स्टेट ऑफ नेचर में था, उसे पैदा होने से रोके। While his view on a liberty were restrictive, they are foundational to debates on security and freedom। अब थॉमस हॉब्स का अगर आप मत समझे तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप आज भारत में देखते हैं कि बहुत से लोग, स्पेशली मैं बुद्धिजीवी भी नहीं कहूंगा, मैं मूर्ख भी कहूंगा ऐसे लोगों को, वो बोलते हैं भारत में फ्रीडम नहीं है, आजादी छीनी जा रही है, इसकी आजादी छीनी जा रही है, उसकी आजादी छीनी जा रही है। आपने क्या भारत के बाहर के देशों के बारे में सोचा है कभी? क्या आपने कभी ईरान के बारे में सोचा है, या अफगानिस्तान में क्या हो रहा है वो सोचा है? क्या दुनिया के बाकी देशों में जो हो रहा है वो कंडीशन भारत से अच्छी है? भारत तो फिर भी बहुत सही है। यहाँ पर तो जुडिशियल सिस्टम मैं कहूंगा दिस इज फार बेटर एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैं वेस्टर्न कंट्रीज की बात नहीं करूंगा, बट फिर भी कंडीशंस बहुत अच्छी हैं। थॉमस हॉब्स कहते हैं कि अगर आप स्टेट के अंदर रह रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ चीजों को, फ्रीडम्स को अपनी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा टू मेक श्योर कि जो स्टेट है वो बना रहे। अब ये उदाहरण के तौर पर ऐसा है कि अगर आपको कहा जाए कि भैया आपको एक घर में रहना है जहां आपको टाइम पे खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, बाकी सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, बस आप बाहर नहीं जा सकते, या आप उस घर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते, या घर में रहने वाले बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, तो क्या ये कंडीशन ठीक है?
अब बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं ये तो खराब कंडीशन है, बाहर जाने दिया जाए ऐसा वैसा। कुछ लोग कहेंगे कि ठीक है यार, जीने के लिए जो चाहिए वो सब मिल रहा है, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, उल्टा ठीक है, हम यहाँ के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। एग्जैक्टली यही चाहते हैं थॉमस हॉब्स लिबर्टी से। वो कहते हैं कि इंडिविजुअल अगर स्टेट के अंदर रहेगा तो स्टेट के जो कानून हैं, कायदे हैं, उनको फॉलो करेगा। वो स्टेट के खिलाफ नहीं जाएगा, वो मेक श्योर करेगा कि उसका कोई भी स्टेप स्टेट की सॉवरेनिटी को, संप्रभुता को चैलेंज ना करे। अब ये पर्सपेक्टिव जॉन लॉक के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि उनके हिसाब से स्टेट जो है उसको बनाया गया इसलिए है कि इंडिविजुअल हर वो काम कर सके जो वो करना चाहता है, और वो रिस्ट्रिक्टेड था स्टेट ऑफ नेचर में, क्योंकि वहां पर तो ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजों की कमी थी। जॉन लॉक के हिसाब से स्टेट मिनिमल है, स्टेट हो तो ठीक है, नहीं हो तो ना ठीक है, इंडिविजुअल हमेशा पावरफुल रहना चाहिए। अब रूजो आते हैं इनके बाद। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी 1762 में पब्लिश होती है। रूजो इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ लिबर्टी एज अ कलेक्टिव फ्रीडम। He emphasized the concept of general will and argued for a social contract where individuals come together to form a sovereign community balancing individual liberty and collective good. अब ये जनरल विल जो है, सामान्य इच्छा क्या है, उस पे बात करते हैं जब ये लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। इनका कहना ये है कि इंडिविजुअल जब स्टेट में आया और स्टेट का जो फॉर्मेशन था, वो फॉर्मेशन एक तरह से एक ऑर्गेनिक वे में चला। कोई पेपर साइन नहीं हुआ बैठ के, लोगों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, बट वो एक विल थी जो कि एक सामान्य विल थी, हर एक इंडिविजुअल की एक कलेक्टिव विल थी। ठीक है, सब मिलके जब कहते हैं कि हाँ ये काम करना चाहिए, तो इस तरह से राज्य सामने आया, और इसका सामने आना जो था वो एक नेचुरल प्रोसेस था, वो होना ही था। ऑफ कोर्स इन्होंने भी वो स्टेट ऑफ नेचर को अनार्कियल बताया कि एक सिचुएशन ऐसी आ गई जब वो बहुत अनार्की भरा टाइम हो गया, तब आप राज्य के अंदर आए। पर राज्य के अंदर आने पे आपका पर्पस क्या था? आपका पर्पस ये था कि भैया अब यहाँ पर आजादी से रहेंगे, सुख चैन से, शांति से रहेंगे, यहाँ कोई रोक टोक नहीं होगी, इस तरह की कुछ नहीं होगी। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ जो बहुत सारे वो स्टूडेंट रिलेट कर पाएंगे जो किसी सोसाइटी के अंदर रहते हैं या किसी गेटेड कम्युनिटी में रहते हैं। हम जब किसी गेटेड कम्युनिटी के अंदर रहते हैं तो वहां पर जो मेन गेट्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, जहाँ गार्ड्स होते हैं। अंदर आप रहिए, आराम से रहिए, फ्रीली रहिए, कहीं भी घूमिए आइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही आप सोसाइटी के बाहर निकलते हैं, वहां की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको नहीं पता वहां पर क्या हो रहा हो सकता है कि बाहर बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब हो या बाहर क्राइम हो ऐसे एरियाज में। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक गेटेड कम्युनिटी है एक तरह से, वो बड़े फॉर्म में जब है तो वो स्टेट है। ठीक है, अब यहाँ पर आप जब सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं तो आपको वो सारे नियम कानून मानने पड़ेंगे जो सोसाइटी के हैं, कि आप यहाँ पार्टीज नहीं कर सकते, खुले में शोर नहीं मचा सकते, तेज गाड़ी नहीं चला सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट इसका बेनिफिट क्या होगा? आप अपनी कुछ चीजों को कॉम्प्रोमाइज करके एक बड़े लेवल की हैप्पीनेस को अचीव कर पा रहे हैं। अब यहाँ अगले थिंकर हमारे जो हैं वो हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। मिल के अगर आइडियाज की बात की जाए तो उनकी बहुत सारी राइटिंग्स लिबर्टी के कॉन्सेप्ट से बात करती हैं, और मिल का जो कॉन्सेप्ट था लिबर्टी का, वो बेसिकली कई बार थिंकर ये मानते हैं, एंड मोस्टली आप कह सकते हैं कि नेगेटिव लिबर्टी के कॉन्सेप्ट से जुड़ता हुआ नजर आता है। मिल फोकस्ड ऑन टू द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। ही आर्ग्यूड फॉर अ harm principle, stating that the individual should be free to act as they wish unless their action harms other. ऑन लिबर्टी इनकी किताब है, 1859 में पब्लिश हुई। अब मिल के विचारों के हिसाब से इंडिविजुअल एकदम फ्री है, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन किसी तरह का नहीं होना चाहिए, वो अपनी विल के हिसाब से जो करना चाहता है वो करे। बट मिल ये भी मानते हैं कि जो एक्शंस होते हैं, जो भी आप करते हैं, वो सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग की कैटेगरी में आनी चाहिए। कोई भी ऐसी फ्रीडम या कोई भी ऐसी चीज जो आप करना चाहते हैं, अगर वो किसी दूसरे को हार्म कर रही है तो डेफिनेटली फिर वो ठीक नहीं है, उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। इसीलिए एक्शन वहीं तक हो जहां तक वो सेल्फ रिगार्डिंग है, अदर रिगार्डिंग ना हो। एग्जाम्पल मैं यूजुअली कई बार आप लोगों को देता हूँ कि एक समय था जब इंडिया के अंदर इस तरह का कोई बैन नहीं था कि आप स्मोकिंग कहाँ करें या कहाँ नहीं करें। तो हुआ ये करता था कि लोग सिनेमा हॉल्स के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर, हर जगह स्मोकिंग कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट इसमें आगे आया, राम जेठमलानी ने एक एक अपील इसमें की थी, और फिर एक रूल आया कि अब आप ओपनली कहीं पर, स्पेशली पब्लिक एरिया में स्मोकिंग नहीं कर सकते। और कोरोना टाइम में ये बात क्लियर हुई कि पब्लिक एरिया क्या है,
तो जैसे ही आप अपने घर से बाहर बाहर पैर निकालते हैं तो आप पब्लिक स्फेयर में आ जाते हैं। तो टेक्निकली अगर आप रोड पे खड़े होकर भी कहीं स्मोकिंग कर रहे हैं भारत के अंदर, तो पुलिस चाहे तो आपका चालान काट सकती है। अब ये सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि डेफिनेटली स्मोकिंग अगर कोई कर रहा है तो उसको खुद को हार्म हो रहा है, बट अगर वो पब्लिक एरिया में कर रहा है और बाकी लोग स्मोक को इनहेल कर रहे हैं तो पैसिव स्मोकर बन जाते हैं, तो डेफिनेटली उनको भी उतना ही हार्म होता है। अगले हमारे थिंकर है मॉन्टेस्क्यू। इनकी किताब है द स्पिरिट ऑफ द लॉ, 1748 में पब्लिश हुई। ही एडवोकेट फॉर द लिबर्टी थ्रू द सेपरेशन ऑफ पावर। He argued that the freedom is best preserved when government functions are divided among different branches, preventing single entity from becoming tyrannical. अब ये लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टेट के अंदर किस तरीके से एक गवर्नमेंट फंक्शन करती है उसके ऊपर है। डेफिनेटली टारगेट उस तरह की रिजीम्स के ऊपर है या उस तरह के पॉलिटिकल ऑर्डर पे है जहां पर कोई अलग अलग अथॉरिटीज नहीं बटी हुई, जहां एक ही सुप्रीम अथॉरिटी सब कुछ मैनेज कर रही है। अभी आप देखते हैं जुडिशियल एग्जीक्यूटिव फंक्शन सब अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली मॉन्टेस्क्यू इसको डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं और कहते हैं उसी कंडीशन में जब सारे फंक्शंस अलग अलग हो, सेपरेट हो, तभी जो लिबर्टी है वो डेफिनेटली कंप्लीटली एक्सरसाइज की जा सकती है कहीं पर भी। यहाँ हिंदी वाले बच्चों को मैं बता दूं कि सेम जो स्लाइड है वो हिंदी में भी अवेलेबल है। नीचे जो आपको नंबर दिए गए हैं आप उन पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहाँ ये पीडीएफ आपको हिंदी में भी अवेलेबल हो जाएगी। अगला नाम है बर्लिन का। किताब है इनकी टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, 1859 में पब्लिश हुई। He distinguished between the negative liberty, freedom from interference, and positive liberty, freedom to control one's life. His work highlights the tension between these concepts in politics. अब नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी को हम आगे इसी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, बट बहुत सीधे तौर पर बता देता हूँ कि नेगेटिव लिबर्टी की क्रिटिसिज्म जो है या उसके सपोर्टर जो हैं वो दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। अब लिबर्टी को दो पार्ट्स में बांटने की वजह ये है कि कुछ लोगों के लिए लिबर्टी एंडलेस है, बट कुछ लोग उस लिबर्टी को रिस्ट्रिक्टेड रखना चाहते हैं ताकि आगे मतलब बाकी लोग भी जो है अपनी फ्रीडम और लिबर्टी को एक्सरसाइज कर सकें। बेंजामिन आते हैं और उनकी किताब है द लिबर्टी ऑफ द एंशिएंट कंपेयर्ड विद दैट ऑफ द मॉडर्न्स, 1819 की किताब है। कॉन्स्टेंट कंसेंट्रेड एंशिएंट लिबर्टी फोकस्ड ऑन कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग विद द मॉडर्न लिबर्टी emphasizing individual right and freedom. He defended the latter as a more suited to modern society. अब देखिए पुराने समय में जो लिबर्टी थी या वो जो कॉन्सेप्ट थे आप उनको ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स कह सकते हैं, ज्यादा कलेक्टिव हुआ करते थे, मिलजुल के बनाए हुए कॉन्सेप्ट हुआ करते थे। आज के टाइम पर इंडिविजुअल सेंट्रिक कॉन्सेप्ट हो चुके हैं और उसी के ऊपर इनकी पूरी जो है राइटिंग बेस्ड है। फ्रेडरिक हेग की अगर बात की जाए द रोड टू दी सर्फोडोम 1944 में पब्लिश हुई। हाइक एम्फसाइज इकोनॉमिक लिबर्टी, warned against the excessive government control which he argued could lead to the totalitarianism. His work is central to debates onto the free market and individual freedom. अब डेफिनेटली हेग की जो किताब थी ये इकोनॉमिकल लिबर्टी को ज़्यादा फोकस कर रही थी। जब आप लिबर्टी के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को आज के समय में समझते हैं तो लिबर्टी सिर्फ इस बात तक सीमित नहीं है कि आप अपने अधिकारों का किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि किस किस स्फेयर में, फॉर एग्जाम्पल किसी की पर्सनल लिबर्टी क्या है, इंडिविजुअल लिबर्टी जो आप कह सकते हो कई बार, या सोशल लिबर्टी आपकी क्या है, या इसी तरह से आप इकोनॉमिकल लिबर्टी की बात करते हैं, रिलीजियस लिबर्टी की बात होने लगी है, इंटरनेशनल लिबर्टी, इंटरनेशनल फ्रीडम की आजकल बातें होने लगी हैं। ये सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं और उसी पे बात करते हैं कि भाई गवर्नमेंट कंट्रोल इतना एक्सेसिव ना हो। फॉर एग्जाम्पल ईरान की मैं बात करूँ या अफगानिस्तान की अगर आज बात करूँ, इन दो देशों में, या हम नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल ले लें, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल है, तो ना कोई फ्री मार्केट है। और इसी तरह से चाइना का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। जेफरसन की किताब है डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस 1776, लिबर्टी एज अनएजेबल राइट सेंट्रल टू द फाउंडेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट। हिज विजन ऑफ लिबर्टी इंक्लूड लिमिटेड गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल सेल्फ डिटर्मिनेशन। अब जेफरसन की किताब के अंदर बेसिकली फोकस किया गया है अमेरिका के अंदर जिस तरह के कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी चलते हैं उसको लेकर। अब देखिए लिबर्टी के भी जो सेंसस है ना वो इस बात पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं कि किस तरह की गवर्नमेंट रेजिम्स या गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर किसी देश के अंदर है, वो लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को काफ़ी ज़्यादा एक तरह से आप कह सकते हैं डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है और उसी के ऊपर बेस्ड होता है कि लिबर्टी किस तरह से एक्सरसाइज हो रही है। टॉकवेल की किताब है डेमोक्रेसी इन अमेरिका, 1883
1835 से 1840 के बीच में पब्लिश हुई है। Explored the balance between the liberty and equality in democratic society. He warned of the tyranny of majority and emphasized the role of civil society in preserving individual freedom. अब देखिए, ये जो टायरानी ऑफ मेजॉरिटी है ना, कि भाई बहुसंख्यकवाद का जो एक तरह से आप कह सकते हैं आधिपत्य होता है, ये डेफिनेटली उस चीज को टारगेट कर रहा है जहां से मल्टीकल्चरिज्म निकलती है। मल्टीकल्चरिज्म में आप देखते हैं अलग अलग कल्चर, हर तरह की चीजों का एक बैलेंस बनता है। सेकुलरिज्म की जैसे हम बात करते हैं, उदाहरण के तौर पर अगर अभी भारत की बात की जाए तो हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है, बट जो कानून है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कोई भी ऐसा अधिकार नहीं देता जो धर्म के बेस पे ही बेस्ड हो। जो फंडामेंटल आपके राइट है वो हर एक इंडिविजुअल को लेके सेंटर्ड है। हार्वर्ड स्पेंसर की अगर बात की जाए तो द मैन वर्सेस द स्टेट 1884 promoted the liberty in the context of social Darwinism, advocating minimal government interference to allow individual to thrive in a competitive society. Again, mostly ideas जो हैं इंडिविजुअल फ्रीडम को स्टेट ऑब्लिगेशंस के साथ कंट्रोल करने और लिमिटेड रह के आगे बढ़ने की बात पे यहाँ पर फोकस कर रहे हैं कि भाई सोसाइटी जिस तरह की आज है उसमें कॉम्पिटिटिव सेंस में सोसाइटी चल रही है, चाहे वो सोशल स्फेयर है, चाहे वो इंडिविजुअल पर्सनल स्फेयर है, यहाँ तक कि वो अगर इकोनॉमिकल स्फेयर भी है तो स्टेट इंटरफेरेंस को भी उस तरह से ही काम करना पड़ेगा। हैना एरेंट, इनको किसी एक थॉट प्रोसेस से जोड़ना बिल्कुल गलत होगा। ऑन द ओरिजिन ऑफ टोटलिज्म 1951 में पब्लिश हुई थी, जो पूरा सिनेरियो वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी में हुआ था, प्री एंड पोस्ट, उसकी ये बात करती हैं। बेसिकली पोस्ट तो मैं नहीं कहूंगा, प्री और ड्यूरिंग द टाइम जब ये चला था 1930s के बाद से लगातार जर्मनी के अंदर जो जूस कम्युनिटी थी उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोटेशन, वॉयलेंस झेलना पड़ा था वहाँ पर, और किस तरीके से टोटलिटेरियन रेजीम जो आई थी एडोल्फ हिटलर की, उसने किस तरह से चीज़ों को खराब किया था, उसके ऊपर ये बात करती हैं। Arendt examined the erosion of the liberty under the totalitarian regime and emphasized the importance of political freedom and active participation in public life. अब देखिए, ये जब बात करती हैं लिबर्टी की तो ये कहती हैं कि सिर्फ इकोनॉमिकली साउंड होना काफ़ी नहीं है, किसी भी एक कम्युनिटी के लिए या इंडिविजुअल के लिए उसको पॉलिटिकली भी और सोशली भी कनेक्टेड रहना पड़ेगा। जूस कम्युनिटीज़ के साथ जो हुआ वहाँ पर, उसको लेकर ये ज़्यादा कंसर्न नज़र आती हैं और एक वर्ल्ड सिनेरियो के बेसिस पर उस चीज़ को ये एम्फसाइज करती हैं, क्योंकि उस समय जो जर्मनी में हो रहा था काफ़ी हद तक उस तरह के हालात जो थे वो पूरी दुनिया के अंदर ही बने हुए थे। और स्पेशली अगर बात की जाए उस समय इटली में भी कुछ इसी तरह से एक टोटलिटेरियन रिजीम काम कर रही थी। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिबर्टी की। अलग अलग जो आप कह सकते हैं स्फेयर हैं। नेचुरल लिबर्टी, प्राकृतिक स्वतंत्रता। इट इम्प्लाइज द कंप्लीट फ्रीडम ऑफ अ मैन टू डू व्हाट ही विल्स। अब टेक्निकली तो हमें कहना चाहिए कि ह्यूमन, मैन नहीं, वुमन भी है, चाइल्ड भी है, ठीक है, सब है यहाँ पर। मल्टीपल जेंडर्स की आज के टाइम पे बात होती है, बट ऑफ कोर्स ये जो आइडियाज हैं मोस्टली वेस्ट के आइडियाज हैं, और वहाँ पर मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी थी। भले ही वो लिबर्टी की बात कर रहे थे, बट थॉट प्रोसेस मैन डोमिनेटिंग था, और शायद उनके हिसाब से सिर्फ मैंस ही लिबर्टी को फील कर सकते हैं। मैंस लाइफ, आपको हर जगह इसी तरह के वर्ड देखने को मिलेंगे। नेचुरल लिबर्टी की बात होती है तो लॉक के आइडियाज हमें सबसे ज्यादा फोकस करने चाहिए। वो कहते हैं इंडिविजुअल की लाइफ टोटली उसकी लाइफ है, स्टेट का कोई अधिकार नहीं है उसके ऊपर, ठीक है। व्यक्ति का पैदा होना और उसका जीवन, उसका पूरा जीना, वो पूरी तरह से उस पर निर्भर करता है। कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई रोक टोक नहीं हो सकती, और नेचुरली जो चीजें आपको मिली हैं उनको पूरी तरह से फील करना, एक्सरसाइज करना, ये आपका अधिकार है। जस्ट एज ऑल क्रिएचर लाइव अकॉर्डिंग टू देयर विल इन द वर्ल्ड ऑफ नेचर, सो शुड बी इन द पैटर्न टू मैन्स लाइफ, लेट ए मैन डू व्हाट ही विल। इंसान को वो करने दो जो वो करना चाहता है, कोई रोक टोक ना हो। मेजर एक्सपोनेंट्स की अगर बात की जाए नेचुरल लिबर्टी की, तो बहुत से थिंकर आए। जीन जैकस रोजो आए, इनकी किताब थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हॉब्स ने भी नेचुरल लिबर्टी पर डिस्कशन किया लेविथन में। जॉन लॉक, टू ट्रीटीज ऑन द गवर्नमेंट। हार्बर्ट स्पेंसर, द मैन वर्सेस द स्टेट। एडम स्मिथ, द वेल्थ ऑफ नेशन में बात करते हैं। विलियम गुडविन, इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस में बात करते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल, ऑन लिबर्टी में इन तरह की चीजों पर, स्पेशली नेचुरल लिबर्टी के ऊपर बात करते हैं।
जब इस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं तो थिंकर्स की बातें और उनकी किताबें, उनकी राइटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैंने हर लिबर्टी के साथ इन राइटिंग्स को जरूर से डिस्कस करा है। डेफिनेटली आप इन सबको लिखिए, एक एक राइटिंग को, किस थिंकर की कौन सी राइटिंग है, ठीक है। ये पीडीएफ भी आपके लिए अवेलेबल है। जो नंबर आपको दिया गया है, इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। साथ ही हमारे टेलीग्राम के ऊपर ये पीडीएफ अवेलेबल है, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर ये पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल आपके लिए है। सोशल लिबर्टी, सामाजिक स्वतंत्रता जिसको कहते हैं। अब सोशल लिबर्टी और इंडिविजुअल लिबर्टी में बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। आप अकेले कहीं बैठे हैं तो यहां तक इंडिविजुअल हैं आप, पर जब आप समाज में गए, 10 लोगों के बीच में कहीं गए, ठीक है, तब वहां पर जो आप एक्ट करेंगे वो ऐसा होना चाहिए कि सबके लिए वो इक्वलाइज करना, या उसको समझ पाना, या ये कहना कि भाई ठीक है, लेट इट बी, वो सही होना चाहिए। Social liberty pertain to be individual freedom within the framework of a social organization. It encompasses the right act according to one's will, provided aligning with the restriction imposed for the general welfare. जैसा कि मैंने सिगरेट का एग्जांपल आप लोगों को दिया कि इंडिविजुअल विल हो, ठीक है, बट एक जनरल सेंस में आपको चीजें करनी है, सेल्फ रिगार्डिंग तक रखना है। जॉन स्टुअर्ट मिल मेन एक्सपोनेंट्स में आते हैं। ऑन लिबर्टी, जॉन लॉक, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूजो, टू ट्रीटीज ऑन द गवर्नमेंट। थॉमस हेलन ग्रीन की कोई डेफिनेटली किताब में इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं डिस्कस किया गया है, बट उन्होंने जो क्रिटिक्स दिए हैं, राइटिंग्स दी हैं, बातें की हैं किताबों को, उन पे समझ में आता है। मॉन्टेस्क्यू, द स्पिरिट ऑफ लॉ। टी.एच. मार्शल, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लासेस। बर्लिन, टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। टॉकवेल, डेमोक्रेसी इन अमेरिका। हार्बर्ट स्पेंसर, द मैन वर्सेस स्टेट। अमर्त्य सेन, डेवलपमेंट एज फ्रीडम। अमर्त्य सेन का नाम आप बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स में सुनते हैं, चाहे वो हम इकोनॉमिकल फ्रीडम की बात करें या फिर सोशल लिबर्टी की बात करें, ठीक है। मल्टीकल्चरिज्म जब आप पढ़ेंगे, इन सब जगहों पर भी आप इनका नाम सुनते रहेंगे। अगली हमारी जो फ्रीडम है, दैट इज पॉलिटिकल लिबर्टी, राजनीतिक स्वतंत्रता। अब भारत में तो कहने के लिए आज़ादी के बाद से ही राजनीतिक स्वतंत्रता बहुत अच्छे से निभाई जा रही है, पर पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हो रहा था। मैं बहुत बड़ी एग्जांपल देता हूँ कि जो देश या जो एक सोसाइटी सबसे ज्यादा डिमांड करती है फ्रीडम या लिबर्टी की, यूरोप या वेस्ट जो है, वहीं पर फ्रीडम अच्छे से एक्सरसाइज नहीं हो रही थी। 1970 तक वुमेन्स को स्विट्जरलैंड के अंदर वोट डालने का अधिकार नहीं था। 1970 के बाद ये अधिकार मिला है, और ये हालत सिर्फ स्विट्जरलैंड की नहीं, यूरोप की बहुत से देशों की, बहुत सी कंट्रियों की थी। पॉलिटिकल फ्रीडम बहुत जरूरी है। अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड लास्की, political liberty means the freedom of individual to take part in state affairs. It encompasses several key aspects such as right to vote, to run office, to hold public position, to express political opinions, to criticize government, to ensure free and fair election, all within the freedom of public opinion and flourishes. अब यहाँ पर स्पेशली जो ये है, एक्सप्रेस दी पॉलिटिकल व्यू, ये तो कहने के लिए तो आज आप फ्री हैं, बट आज भी पॉलिटिकल व्यू एक्सप्रेस करना बहुत आसान नहीं है। आज सोशल मीडिया के टाइम पे देखते हैं कि कोई एक व्यक्ति किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या किसी एक आइडियोलॉजी पे कुछ बोल दे तो क्रिटिसिज्म, उसे गालियां देना, ये सब स्टार्ट हो जाता है। बट एक समय था जब ये इतना भी नहीं था। आज तो फिर भी बहुत ज्यादा आप देखते हैं कि लोग अपने ओपिनियन रख पाते हैं, बट ये हमेशा से इतना ओपनली नहीं हुआ करता था। मेजर एक्सपीरियंस की बात करें, अगेन जॉन लॉक, किताबों का नाम मैं इनका लिख ही चुका हूँ, जीन जेकस रोसो, मॉन्टेस्क्यू, स्पिरिट ऑफ द लॉ, थॉमस पेन, द राइट ऑफ मैन, हैरोल्ड लास्की, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, टॉकवेल की किताब पीछे आ गई, मिल की किताबें आ गई हैं ऑन लिबर्टी, थॉमस जेफरसन, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, अब्राहम लिंकन ने इसके बारे में बोला है, और अमर्त्य सेन ने भी इसके ऊपर डिस्कशन किया है। अब आते हैं अपनी अगली लिबर्टी पे, विच इज नोन एज द इकोनॉमिकल लिबर्टी। Freedom of individual to engage in gainful occupation, earn their livelihood without undue restriction. अब इकोनॉमिकल लिबर्टी की जब बात होगी तो कार्ल मार्क्स को डिस्कस करना बहुत जरूरी होता है। कार्ल मार्क्स ने अपने समय में जब बात की थी सोसाइटी के दो अलग अलग वर्गों की, क्लासेस की, बॉर्जोआ कम्युनिटी एंड प्रोलेटारिएट्स की, तो वहीं से ये क्लास स्ट्रगल या ये डिफरेंसेस जो थे इकोनॉमिकल लिबर्टी जैसे कॉन्सेप्ट आ गए।
इवन आप महात्मा गांधी को भी अगर आप पढ़े तो जब वो वुमेन फ्रीडम और वुमेन राइट्स की बात करते हैं तो उस समय इकोनॉमिकल जो फ्रीडम है उसके ऊपर भी फोकस करते हैं। यहाँ पर बात होती है प्रोफेशंस की। आप कई बार सुनते हैं कि भाई कुछ प्रोफेशन कुछ क्लासेस के लिए ही रिस्ट्रिक्टेड है या कुछ पर्टिकुलर जेंडर के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। तो उस एक चीज के अगेंस्ट हम इकोनॉमिकल फ्रीडम की बात करते हैं जहाँ इंडिविजुअल ये अधिकार रखता है कि जो से जो भी वो करना चाहे वो कर सकता है। कहने के लिए तो आज वुमेन्स राइट की बात बहुत होती है, ठीक है। आज भारत के अंदर हम देख रहे हैं कि जो वुमेन्स हैं वो फाइटर जहाज भी उड़ा रही हैं, वो स्पेस में भी जा रही हैं, वो हर एक फील्ड में बराबरी से कंधा मिला के चल रही हैं। बट पूरी दुनिया में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपको लगता है कि सर की बात गलत है तो आप इंटरनेट पे जरूर से चेक करिए। ऐसे बहुत से कट्टरपंथी देश हैं जहां वुमेन्स को पढ़ाई करना तक भी अलाउ नहीं है आज की डेट में, और अगर है भी तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड मैनर में, सिर्फ बहुत बेसिक जो एजुकेशन होती है एलिमेंट्री उसको लेना। एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन, मिल्टन फ्रिडमैन, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, फ्रेडरिक हेग, द रोड ऑफ स्टेपडम, हैरोल्ड लास्की, इनकी किताब, बी आर अम्बेडकर ने बहुत कुछ लिखा है, जॉन मेराट कीन्स, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हैरोल्ड लास्की, ओके ये नाम दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है, अमर्त्य सेन, जॉन लॉक, कार्ल मार्क्स, ये सारे नाम यहाँ पर इकोनॉमिकल फ्रीडम में हमें नजर आते हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या जो उसके ऊपर बात लगातार कर रहे हैं। अब इसके बाद आते हैं हमने उन दो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो पॉलिटिकल साइंस में स्पेशली लिबर्टी के लिए सबसे ज्यादा डिस्कस करने लायक है। यहाँ पर एक और चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ कि कई बार बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर हम जब लिबर्टी या फ्रीडम या इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं तो हम इन कॉन्सेप्ट्स में जिन थिंकर्स को पढ़ रहे हैं कि इनको बहुत डेप्थ में स्पेशली जाके पढ़ना है। तो देखिए जितने भी थिंकर्स पॉलिटिकल साइंस में अवेलेबल हैं, स्पेशली जो पर्टिकुलर किसी एक कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं, आप देखेंगे कि उनका कंट्रीब्यूशन उस कॉन्सेप्ट पे किसी एक आइडिया को लेकर है। अगर आप हर थिंकर को बहुत डेप्थ में जाके पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल आप ये कहें कि जेएस मिल ने लिबर्टी पे क्या बोला, सब्जेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन को पढ़ने बैठ जाएं, तो वो आपके कोर्स से बाहर चला जाएगा, चीजें जो कहीं ना कहीं आपके काम का नहीं होगा। तो आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके कोर्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंस रखता है। पॉजिटिव लिबर्टी, सकारात्मक स्वतंत्रता। Positive liberty refers to the ability of individual to achieve self-mastery and realize their potential through the support and structure provided by society and the state. It emphasizes not just the absence of external restraint but also the presence of enabling condition that empowering individual to lead fulfilling lives. Positive liberty recognizes importance of social bond, collective responsibility and institution in fostering जेन्युइन फ्रीडम। अब आप कहेंगे कि सर पॉजिटिव लिबर्टी को किस तरह समझे जा सकते हैं, सबसे अच्छे एग्जांपल। तो देखिए पॉजिटिव लिबर्टी का एग्जांपल मैं आपको देता हूं, और वो ये एग्जांपल हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति जिसे किसी काम को करने की एक्सपर्टीज है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपने केमिकल साइंसेस में पढ़ाई करी है, आपने ग्रेजुएशन करी है, आपने मास्टर्स करी है, आपने पीएचडी करी है, आपने पोस्ट डॉक करी है। अब केमिकल साइंसेस में आपको बहुत नॉलेज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको हायर किया या किसी भी गवर्नमेंट जहाँ पे आप रहते हैं उन्होंने आपको हायर किया और आपका काम है किसी लेबोरेटरी में कोई बम बनाना। जिस बम का इस्तेमाल सरकार करेगी देश के दुश्मनों से लड़ने के लिए, बट आप वही सेम बॉम्ब जो है बनाते हैं और बना के किसी मार्केट में जाके एक्सप्लोड कर देते हैं। जब आपको पकड़ा जाता है तो आप बोलते हैं अरे भाई ये तो मेरी फ्रीडम है, मैंने पढ़ाई की है इस चीज की, मुझे बनाना आता है, मैंने कर दिया तो क्या गलत है। तो क्या ये पॉजिटिव लिबर्टी कहलाएगी? ये अगर ऐसी कंडीशन है तो आप क्या कर रहे हैं, आप उस नॉलेज का, उस चीजों का जो आपको पॉजिटिव सेंस के लिए दी गई थी, अब आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण है गाड़ी चलाना। अब किसी व्यक्ति को अगर कार चलाने का लाइसेंस भी मिला है, इसके बावजूद भी वो जिस रोड पे ड्राइव कर रहा है उस रोड के भी कुछ नियम होते हैं। मान लीजिए अगर कोई रोड ऐसा है जहां स्पीड लिमिट 60 है, बट उस रोड पे कोई स्कूल एरिया है, तो यूजुअली स्कूल से 100 मीटर पहले एक बोर्ड होता है जहां लिखा होता है स्कूल एरिया ड्राइव स्लो। ठीक है, अब ड्राइव स्लो का मतलब ये नहीं है कि आप 10 की स्पीड पे या 20 की स्पीड पे चलाएं। दैट मीन्स ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, कि आप ब्रेक मार सके अगर कोई बच्चा बीच में आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए तो। बट अब वहां पे भी अगर 100 या 150 की स्पीड से गाड़ी निकाल लेते हैं खींच के, तो क्या ये आपकी फ्रीडम कहलाएगी? नहीं कहलाएगी ऑफ कोर्स। तो वो लोग जो कहते हैं कि भैया आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों को आप रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल कीजिए। ड्राइविंग लाइसेंस मिला है तो समझदारी से गाड़ी चलाइए। केमिकल का इस्तेमाल करके बॉम्ब बनाना आता है तो उसको ऐसे ही आप बना के नहीं फोड़ सकते।
ठीक है, ये सब चीजें क्या करती हैं, आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक सिविल सोसाइटी में रहने लायक इंसान बनाती हैं, जो वो कानूनों को फॉलो कर रहा है, जो कानून उस सरकार ने या उस देश ने लगाए हैं और उनके तहत रह के काम कर रहा है। अब अमेरिका का भी एग्जाम्पल है ना, अमेरिका में जो आर्म्स राइट लोगों को दिए गए थे, उसकी वजह ये थी कि अमेरिका का जोग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है, लोग दूर दराज के एरिया में रहते हैं, अगर कोई क्राइम हो, कुछ भी हो, तो इतनी जल्दी हेल्प नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे में कहा गया कि भाई आप आर्म्स रख सकते हैं अपने पास। बट हमने पिछले 10 सालों में देखा है कि किस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं अमेरिका में, जहां लोग आए दिन कभी यूनिवर्सिटीज के अंदर, कभी किसी पब्लिक एरिया में फायरिंग करते रहते हैं। तो जब आप अपनी लिबर्टी का मिस यूज करें तो डेफिनेटली वो एक गलत एक्सपेक्ट हो जाता है, और पॉजिटिव लिबर्टी कहती है कि आपको ऐसा नहीं करना है। टीएच ग्रीन, जीन जिकस रोजो, हीगल, कार्ल मार्क्स, बर्लिन, लास्की, बर्कर, अमर्त्य सेन, ये वो सारे नाम हैं जो पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं और उस डायरेक्शन में बात करते हैं। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं जो कि है नेगेटिव लिबर्टी। अब नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट अगर देखें और इसको पढ़ने की कोशिश करें तो जितने भी थिंकर हैं, इनमें से कोई भी ये नहीं कह रहा है कि आप कुछ गलत कीजिए, बट क्वेश्चन इस बात पे उठ रहा है कि इंडिविजुअल को कितना बाउंड किया जाना सही है। Negative liberty refers to the freedom from external constraint and interference. It focuses on the absence of obstacles that prevent individual from acting according to their will. The concept is often associated with the minimal role of state, advocating for individual autonomy and limited government intervention. In this view, liberty is defined by the absence of external hindrance, allowing people to pursue their own goals and desire without being obstructed by other or the state. अभी कहता है भाई, व्यक्ति जो करना चाहता है उसे वो करने दो, उसको किसी भी तरीके की रोक टोक मत करो, ना उसको रोको ना उसको टोको, वो जो करना चाहता है उसे करने दो। ये है नेगेटिव लिबर्टी, जहां राज्य, स्टेट जो है जिसने जो कानून बनाए हैं वो मिनिमल हो जाते हैं, और जो इंडिविजुअल है उसकी फ्रीडम इतनी बढ़ जाती है कि उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। इसका एग्जाम्पल आपको देखना है तो भारत के बहुत से ऐसे हिस्से हैं जहां आप जाइए, जहां पर भले ही आप पुलिस वाले हैं, पर आप अगर किसी गाड़ी पे कोई बत्ती लगी है, कोई झंडा लगा है, तो आप उसको रोक नहीं सकते। ठीक है, बहुत सी ऐसी फिल्में आपको दिखेंगी बॉलीवुड की जहां पर इस तरह की चीजें होती हैं। हाल ही में हम देख रहे हैं कि कुछ मूवीज बड़ी फेमस हो रही हैं। ठीक है, अगर पर आप उन मूवीज का कॉन्सेप्ट देखें, जो विलन्स दिखाए गए हैं, जिनको एक्चुअली में हीरो पोर्ट्रे किया गया है, वो जो काम कर रहे हैं वो बहुत गलत है, बट आप लोग देख के बहुत खुश हो रहे हैं कि अरे वाह मजा आ गया, इसने पुलिस की गाड़ी उड़ा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, चंदन की लकड़ियां काट ली, जंगल काट लिया। तो आपके लिए तो खुशी है, एंटरटेनमेंट मिलता है, बट वो एग्जाम्पल है नेगेटिव लिबर्टी का। जॉन लॉक अपने आइडियाज में कुछ इस तरह की बातों को प्रमोट करते नजर आते हैं, सेम मिल भी आते हैं नजर, हेक, हॉब्स, स्मिथ, बेंथम, हार्बर्ट स्पेंसर। बेंथम को तो हम यूटिलिटेरियन आइडियाज में क्रिटिसाइज करते ही रहे हैं। तो ये वो सारे थिंकर हैं जिनके कुछ आइडियाज इस नेगेटिव लिबर्टी को भी प्रमोट करते हुए नजर आपको आ जाएंगे। अब इसके बाद इस स्लाइड में मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर होल्ड द व्यू दैट द लिबर्टी इज डिस्ट्रॉयड बिकॉज द प्रोटेक्टेड क्लासेस पोजेस द पावर टू डोमिनेट अदर। चार ऑप्शन दिए गए हैं, रोजो, मार्क्स, लॉक, ईगल्स। ये सारे क्वेश्चन आपको पीडीएफ की फॉर्म में हमारी ऐप के ऊपर, हमारी टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे, जहां पे आप इन क्वेश्चंस को देखिए और इनका आंसर कीजिए। एक और क्वेश्चन, यहाँ पर 3 क्वेश्चन और हैं, इस तरह से 10 टोटल क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बनाए हैं जिनका आंसर आपको देना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में ये सारे क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे, साथ ही कमेंट बॉक्स में भी मैं क्वेश्चन डाल दूंगा। हमारे जो यूट्यूब की कम्युनिटी है वहां पे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगी, आपको इनको पढ़ना है, इनके सही आंसर देने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफर इज द मोस्ट एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ फ्रीडम एज अ सेल्फ मिस्ट्री। 4 नाम आपको दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी हु इज द मोस्ट एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ फ्रीडम from interference? Who is the author of the idea that the liberty is the opposite of or over government? According to Berlin, what is the primary distinction between the negative and positive liberty? According to John Stuart Mill, what is the limit of the individual liberty? In context of liberty, who is the most associated with the idea of freedom from the interference? ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों के लिए छोड़े हैं, आप इनको पढ़िए और इनका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। सही जो आंसर है मैं उनको रिप्लाई डेफिनेटली करूंगा।
थैंक यू सो मच।